फवाद साहब जी 106 से स्टार्ट करेंगे जी। Section 106, publication of reasons of reduction. In case of reduction of share capital, the court may require the company to publish in the manner specified by the court of reasons of reduction or such other information. इस सेक्शन में सिर्फ ये कहा गया है कि जो कोर्ट जो है वो जैसे प्रीवियस सेक्शन में कंसीलमेंट और पेनल्टी की बात की थी, अगर किसी क्रेडिटर को प्रॉब्लम होगी तो वो कोर्ट जाएगा और कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक जो भी पब्लिश करना होगा उस कंपनी को वो कोर्ट ऑर्डर्स देगी, उसके हिसाब से कंपनी उसको पब्लिश करेगी इन फ्यूचर, इन जो फर्दर जो होगा। Section 107, increase and reduction of share capital in case of company limited by guarantee having a share capital. A company limited by guarantee may, if it has a share capital is so authorized by its articles, increase or reduce its share capital in the same manner and subject to the same condition and subject to which a company limited by shares may increase or reduce its share capital under the provisions of his ordinance. इसके अंदर जो कंपनी है वो अपना शेयर कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज करेगी तो वो कंपनीज ऑर्डिनेंस की प्रोविजंस के हिसाब से होगा और वो जो कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर मेंशन है जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके मुताबिक वो शेयर कैपिटल को इंक्रीज और डिक्रीज करेगी और ये पिछले सेक्शंस में डिस्कस हो चुका है, वो प्रेफरेंशियल शेयर्स और डिस्काउंट ही उससे रिलेटेड है सब। अच्छा ये तो बताएं कि क्या फर्क होता है लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर में? सर जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, जो लिमिटेड बाय शेयर्स में है कंपनी, उसमें जो मैंने आपका क्विज जाके देख लेना वापस कि इस क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स थे और कैसे सॉल्व किया था आपने। सर मेरे इसी में कटे थे सर। उसमें लायबिलिटीज जो कंपनी बाय शेयर्स में जो लिमिटेड बाय शेयर्स है उसके अंदर जो शेयर्स होते हैं वो पेड अप होते हैं, पेड अप कैपिटल होते हैं ऑफ द कंपनी और उनको शेयर्स को सेल करके ही कंपनी अपना कैपिटल इंक्रीज करती है। आई एम नॉट रॉन्ग। जी मिस फातिमा ने हैंड रेज किया हुआ है। जी फातिमा। जो लिमिटेड बाय गारंटी है उसमें ये है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी गारंटी के साथ लिंक्ड अप है कि उसके लिए फिर आप बाउंड हैं उसको पे अप करने के लिए, फिर चाहे वो आपकी वो पर्सनल एसेट्स वगैरह से ही आपको करके मेकअप क्यों ना करना पड़े। लेकिन जो शेयर कैपिटल है आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है आप उसी अमाउंट को लेकर ही बस लायबल होंगे। ठीक हो गया, ऑलराइट, थैंक यू। ठीक करो आप हिबा, कंटिन्यू करो आगे चलिए। ओके सर। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Section 108, variations of shareholders' rights. The variations of the rights of shareholder of any class shall be effected only if the manner laid down in Section 28. जब हमने Section 28 किया था तो shareholders के rights वहाँ पे mention थे और उसके मुताबिक आगे provided that the court shall not pass such an order unless it is shown to his satisfaction that some facts which would be have bearing on the decision of the shareholders withheld by the company in the getting the aforesaid resolution passed. जो शेयर होल्डर्स के राइट्स हैं उसमें वेरिएशंस आ सकती हैं क्यों और वो सेक्शन 28 में मेंशन है। लेकिन अगर कोर्ट जो है वो कोई रेजोल्यूशन में पास नहीं करती या आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते अगर किसी भी इशू के अगेंस्ट, तो वो कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अनफेयरली प्रेजुडिस द शेयर होल्डर्स ऑफ द क्लास रिप्रेजेंटेड बाय द एप्लीकेंट। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, एक यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करके एक चीज कहना चाहता हूँ। अभी ये सेक्शन में लिखा हुआ है ना, लॉ में किसी भी ऑर्डिनेंस के अंदर ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी ऑर्डिनेंस कंप्लीट हो जाए अनलेस के उसके अंदर रेफरेंस सेम ऑर्डिनेंस के अंदर लेटर सेक्शंस के अंदर अर्लियर सेक्शंस का रेफरेंस ना हो। कानून यही होता है, ठीक है। मतलब वन थिंग लीड्स टू अनदर एंड अनदर थिंग लीड्स टू अनदर, ठीक है। अभी जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है मशारी और इकदा और इकरा और किब्रिया के ग्रुप ने, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ और उनकी वजह से बाकी सबको भी बताना चाहता हूँ कि देखें आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी। इस सेक्शन में लिखा हुआ था कि द वेरिएशन ऑफ द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ एनी क्लास शैल बी अफेक्टेड ओनली इन द मैनर लेड डाउन इन सेक्शन 28। अगर आप यहाँ पे एक कॉलम बनाते और एक साइड के ऊपर सेक्शन 108 लिखते और साथ सेक्शन 28 का रेफरेंस दे देते, कितनी क्लैरिटी से समझ आती है सबको, ठीक है। जस्ट अ सजेशन, मतलब
दिमाग है ना इंसान का बड़ा सिंपल है, अगर आपके सामने चीजें आ जाएंगी तो इट विल मेक मोर सेंस टू यू। और जब आप इसी तरह अच्छी बनी हुई स्लाइड्स को देख के प्रिपेयर कर रहे होंगे तो इट विल ऑल स्टार्ट कमिंग बैक, रिलेटेबिलिटी आप लोगों की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नॉट दैट कि कोई रॉकेट साइंस है, या ऑफ कोर्स लॉ एक्सप्लेन भी करता है कि वो क्या है, एक एक वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बात ये है कि अगर साथ लिखा हुआ होगा तो इट विल मेक मोर सेंस टू यू। ठीक है, चलें कंटिन्यू करें, कोई मसला नहीं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट जस्ट अ सजेशन मूविंग ऑन, अगर आप लोग ये कर सकें, कहीं पे रेफरेंस हो, वो रेफरेंस अगर मेंशन कर देंगे तो आपके लिए भी अच्छा है, और जो लोग आपकी स्लाइड्स देख रहे हैं जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। ठीक है। An application under Section 2 may be made on the behalf of the shareholders entitled to make it by such one or more their numbers as they may authorize in writing on its behalf. इसमें शेयर होल्डर्स के राइट्स की है कि सबसेक्शन 2 में मेंशन है कि शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे किसी एक को ऑथराइज कर दिया जाए इन राइटिंग, तो वो राइट्स जो है उसके वो मतलब सेक्शन 182 के अंदर वो वेरिएशंस हैं उसके शेयर्स, सिंपल अथॉरिटी दी जा सकती है। आगे चलें, जी चलें। तो ये आगे उसी की डिटेल है। The company shall within 15 days after the service on the company of any order made any such application, अगर कोई भी एप्लीकेशन आपने फॉरवर्ड करनी है तो आपने मिस कर दिया कि एम्पायर का फैसला हतमी होगा, ऊपर लिखा हुआ है ना, the decision of the court on any such application shall court decision is final। जी, court decision is final। चले और विदिन 15 डेज जो कंपनी है उसको जो द कंपनी शेल विदिन 15 डेज आफ्टर द सर्विस ऑन द कंपनी ऑफ एनी ऑर्डर मेड एनी सच एप्लीकेशन फॉरवर्ड कॉपी इसको करनी पड़ती है रजिस्ट्रार को। जो भी कोर्ट का ऑर्डर आया है 15 डेज के अंदर उसकी कॉपी आगे फॉरवर्ड रजिस्ट्रार को करते हैं। और knowingly and willfully in default shall be liable to fine which may be extended to 2000 rupees। और अगर इससे ज्यादा लेट होता है 15 डेज 200,000 rupees 200 rupees sorry 200 200 जी सॉरी सर 200 rupees for each day during which the default continues। Okay, तो वो अगर knowingly करें या willfully करें तो उसमें फाइन आपको पेमेंट करनी। Done। Section 109 registration of unlimited company as limited। इसमें सबसे पहले जो लिमिटेड कंपनी है और अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी और प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी जो भी होती है उसमें शेयर कैपिटल सिमिलर होता है जैसे लिमिटेड कंपनी में होता है। बट द जो लीगल लायबिलिटीज होती हैं जो मेंबर्स की वो शेयर होल्डर्स की लिमिटेड होती हैं, और जो मेंबर्स की जो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। अब इस सेक्शन में subject to the provision of the section any company registered as unlimited may register under the ordinance। जैसे अनलिमिटेड कंपनी ने रजिस्टर होना है ऑर्डिनेंस के तहत, उसी तरह अनलिमिटेड कंपनी ने भी रजिस्टर होना है ऑर्डिनेंस के तहत। limited company may re-register under this ordinance but the registration of an unlimited company as a limited company shall not affect the rights। अगर लिमिटेड कंपनी जो है वो री-रजिस्टर भी हो रही है तो उसकी लायबिलिटीज और उसकी जो भी ऑब्लिगेशंस होंगे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और ओके, फेयर इनफ। अनलिमिटेड कंपनी होती क्या है, कोई एग्जांपल दे सकता है कोई बंदा? एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी व्हाट इज एन अनलिमिटेड कंपनी? आपकी ग्रुप में से नहीं, मैं बाकी क्लास से बात कर रहा हूं। एनीबॉडी? गूगल करें, शाबाश, जल्दी गूगल पे सर्च करें, चेक करें, मोबाइल्स आपके हाथों में हैं। एहसन साहब नहीं, बल्कि एहसन साहब आप रुके, आपको आता है मुझे पता है, ठीक है, रुके। कुरुतुलैन आप बताओ सर। ये अनलिमिटेड कंपनी जिनकी लायबिलिटीज जो होती हैं अनलिमिटेड होती हैं, जो उन पर्सनल शेयर होल्डर्स के एसेट्स वगैरह भी पे करने पड़ते हैं, अगर मतलब इन बैंकरप्सी फॉर्म में, इंसॉल्वेंसी की फॉर्म में इनको पे करना पड़ता है, जिनकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं। बिल्कुल ठीक, सही हो गया। मशारी साहब आपने कुछ कहना है, ऐड करना चाहते हैं? नहीं सर, इन्होंने ठीक कहा है। बस ये कहना चाहता हूँ कि बाकी केसेस में लायबिलिटी या गारंटियर जो है वो प्रॉमिस करता है, या दूसरी सूरत में लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। इसमें जो पर्सनल एसेट्स होते हैं उनको भी आप जो है वो उनके जरिए से भी आप जो है लायबिलिटी पे करते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं होती। ठीक हो गया। अली हमजा, यू वांट टू से समथिंग?
कि हो जी गया सर, इसमें ये कि जो उसमें जो है वो शेयर तक बाउंड होता है लॉस की सूरत में। इसमें ये कि आप बाउंड नहीं होते, आपके एसेट बाउंड नहीं होते इसमें, आप फ्रीली उसमें टेंशन फ्री होके जो आपने स्टॉक इन्वेस्ट किया होता है उसी में जो है वो वही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही शेयर कैपिटल ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है। ठीक हो गया जी। फातिमा? हाँ, बस मैं ये ऐड करना चाहती थी कि इसमें अगर इन केस कंपनी वाइंड अप हो गई है, बैंकरप्ट भी हो गई, तो लेकिन जब तक आप बैंक का जो क्रेडिट्स हैं या क्रेडिटर्स को पे नहीं कर रहे, तो आपकी जान ही छूट सकती है। इसके लिए आपकी चाहे पर्सनल एसेट्स या जो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनसे आपको पे अप करना है, तो आपको करना ही है। अनलिमिटेड ठीक हो गया, लाइबिलिटी ये प्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। ये जिन लोगों ने आंसर कर दिया प्लीज अपने हाथ, अपने जो रेज्ड हैंड है उनको रिमूव कर दें। जी उमर जुल्फिकार? जी सर, इसमें ये है कि इसके जो अनलिमिटेड कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, और इनके जो ऑनर्स होते हैं वो लाइबल होते हैं अगर कंपनी के फर्म के जो डेट्स वगैरह होते हैं उसके वो टोटली लाइबल होते हैं। ये तो आंसर हो गया। मैंने पूछा कि शायद आपने कुछ और ऐड करना हो। जी मकसूद साहब आप बताएं, मकसूद अहमद। उमर आप अपना हैंड रेज खत्म कर दें प्लीज। जी मकसूद। मकसूद साहब का हाथ खड़ा हो जाता है। जी जी, वो बोलते नहीं है जनाब। जी 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 मैं जी ऐड करना चाहूंगा सर। बेसिकली अनलिमिटेड कंपनी का जैसे सारे लोगों ने कहा वही है सर। सॉरी एक सेकंड। जी जी फवाद, मकसूद एक सेकंड रुके। मकसूद आप फवाद कंटिन्यू करो। जी बताओ। वो अनलिमिटेड है, जो भी उसके शेयर होल्डर हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन इसकी रीजन या इसकी वजह क्यों है वो है कि ऐसी कंपनीज जिसमें इंसॉल्वेंसी के बहुत कम चांसेस हों और डायरेक्टर जो हैं वो इसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार से हाइड रखना चाहें अपनी, तो वो फिर ये कंपनी फॉर्म करते हैं। तो इसमें उनकी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है, लेकिन उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के बाइंडिंग नहीं होता उनके लिए। तो इस हवाले से बिल्कुल ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन फवाद साहब, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि what do you think in Pakistan even the companies which are formed as limited companies usually have their backgrounds or roots as unlimited companies? Do you agree? even अगर एक सिस्टम भी स्टार्ट होता है, अगर एक बिजनेस स्टार्ट में शुरू होता है, तो बेसिकली अनलिमिटेड लायबिलिटी के हिसाब से ही लोग शुरू करते हैं अपने एसेट्स को ही। अगर फॉर एग्जांपल किसी को बैंक से कोई ओवरड्राफ्ट की लाइन चाहिए, रनिंग फाइनेंस चाहिए, कोई लोन चाहिए, तो लोग उसी की बेसिस के ऊपर अपने अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल लेके आने के लिए या वर्किंग कैपिटल एटलीस्ट प्रोवाइड करने के लिए अपने एसेट्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो इन अ वे उसकी जो रूट्स होती हैं वो तो लिंक्ड होती है ना। स्टिल वो लिंक होती हैं, लेकिन उन पे ये बाइंडिंग होता है कि लेकिन हाँ बाइंडिंग होता है। ट्रू ट्रू ट्रू, मैं सिर्फ लिंक की बात कर रहा हूँ, देयर इज अ लिंक। जी मकसूद साहब आपका हैंड रेज है, आप बोलो। सर क्वेश्चन तो नहीं, मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि इसके अनलिमिटेड कंपनी के हवाले से मैंने नेट पे सर्च किया था थोड़ा, तो उसमें ये लिखा था कि पाकिस्तान में इस वक्त अनलिमिटेड जो कंपनीज हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। तो मैं ये जानना चाहूँ क्या वाकई रियल में ऐसा है या आपके नजदीक? देखें बिल्कुल रियल में ऐसा ही है। अगर हम लीगली बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है, अनलिमिटेड कंपनीज अवेलेबल नहीं है। बिकॉज देखिए ना, जो अनलिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट है ना, हमने ऑलरेडी एक चीज डिस्कस की थी, वो थी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसके अंदर बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर। आपको याद होगा फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास से वी हैव डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, तो अनलिमिटेड कंपनी इज द वेरी व्हाट डू यू से कि एक बिल्कुल एक ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। इट इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर ओनर उसकी पोजेशंस और जो कंपनी की पोजेशंस होती हैं वो सिमिलर जो है वो सिमिलर होती हैं। ठीक है, जबकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये स्टेट करता है कि एक ओनर को और एक कंपनी को दोनों को सेपरेट एंटिटीज के तौर पे ट्रीट किया जाए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इन लीगल टर्म्स ये एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अनलिमिटेड कंपनीज है नहीं, अनलिमिटेड कंपनीज है हाँ। लेकिन सब्सटेंशियल कंपनी अगर अनलिमिटेड हो तो वो बहुत बड़ा नुकसान होता है कंपनी के लिए भी, उसमें काम करने वाले लोगों के लिए भी, उस सोसाइटी के लिए भी किसी हद तक। ठीक है, और अगर कोई मतलब और वैसे भी जिस तरह फवाद ने एक्सप्लेन किया है कि कई दफा बिकॉज ऑफ टैक्स बेनिफिट्स, बिकॉज ऑफ नॉट शोइंग कि आपके कैश इनफ्लोज कैसे हैं, आपके पास कैपिटल किस तरह का है। ठीक है,
तो कुछ लोग इसको यूटिलाइज करते हैं, लेकिन it is not recommended and it is not easy. If you want to grow, this will not help you do it. ठीक है, in a competitive legal world. ठीक हो गया? मुकद्दस रजा ने अपना हैंड रेज किया है। जी मैडम। हेलो। जी we can सर hear इस you. पे जी बताएं। जी थैंक यू सर। सर ये अनलिमिटेड वाले कॉन्सेप्ट पे तो बात हो गई हमारी। मेरा छोटी क्वेरी है, अभी पीछे हमने काफी ज्यादा सेक्शन स्टडी किए रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल से रिलेटेड। तो सर मैं पूछना सिर्फ ये चाह रही थी कि इसमें मतलब देखें, अगर एक कंपनी है वो डिसाइड करती है रिड्यूस करना शेयर कैपिटल में, तो ये तो इनकी मतलब रिप्यूट को नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करता, तो फिर वो क्यों, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं कि वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें रिड्यूस कर लेना चाहिए शेयर कैपिटल? ये बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा और बड़ा लॉजिकल सवाल है। पहली बात ये कि बिजनेस के अंदर इसका जवाब देने के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा। एक बात आपने जिंदगी भर याद रखनी है कि बिजनेस में ना एब्सोल्यूट्स नहीं होते कभी भी, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि अगर एक कंपनी बहुत ज्यादा लेवरेज्ड है, उसका डेट टू इक्विटी रेशियो उसकी बहुत ज्यादा है, तो उसका मतलब ये है कि वो कंपनी बुरी है, ठीक है? डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे, डिपेंड करता है उसकी बोरोइंग टर्म्स कैसी हैं। अगर एक कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है, डिस्टॉर्शन आ रही है मुकद्दस आपकी साइड से बहुत ज्यादा। अच्छा, अगर एक कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है, अगर एक कंपनी ने जो डेट बोरो किया हुआ है उसकी टर्म्स अच्छी हैं, अगर एक कंपनी के अंदर जो कैश इनफ्लो आया है उसके साथ से उनकी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है वो अच्छे हैं, उनकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बहुत लो है, तो जो डेट है एट टर्म्स वो एक बहुत अच्छी चीज बन जाता है, ठीक है? तो इट इज इम्पोर्टेंट। ऑफ कोर्स अगर आप इंटायरली अपनी इक्विटी के ऊपर काम करते हो तो उसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसके नुकसान भी हैं, तो कुछ एब्सोल्यूट्स नहीं होता। इसी तरह जो रिड्यूस्ड शेयर कैपिटल है, ऐसी बात नहीं है कि ये मतलब वर्ल्डली टर्म्स के अंदर ऑफ कोर्स इट विल बी अ रेड सिग्नल, और यू कैन से अ येलो फ्लैग एटलीस्ट होगा कि यार एक कंपनी क्यों अपना जो शेयर कैपिटल है उसको रिड्यूस कर रही है। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो जो शेयर कैपिटल रिडक्शन है वो सिर्फ किसी बुरी मतलब एज इन कि वो बुरा उसका पोर्ट्रेयल ही हो, या फिर उसका जो इम्पैक्ट हो वो बुरे तरीके से आए। बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है, मतलब आप एक सेकंड म्यूट करें, लेट मी फिनिश। हाँ ठीक है, तो ये बुरी बात नहीं है। कभी कभी शेयर कैपिटल रिडक्शन जो है वो अच्छी भी हो सकती है। सर्कमस्टांसेस बहुत सारे डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, उसके अंदर बेटर कंट्रोल उसकी एक रीजन हो सकती है, उसकी रीजन कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो आप लेना चाह रहे हो वो हो सकती हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर वेंचर को अगर आप परस्यू करना चाह रहे हो या किसी डायरेक्शन में कंपनी को लेके जाना चाह रहे हो। यूजुअली रिड्यूस शेयर कैपिटल रिड्यूस तब होते हैं, यूजुअली दुनिया का आपको नॉर्म बता रहा हूँ, जब कंपनीज जो है वो एक पॉसिबल एक्विजिशन या एक पॉसिबल जॉइंट वेंचर की तरफ देख रही होती है, ठीक है? तब वो अपने शेयर कैपिटल जो है वो रिड्यूस करती हैं। उसकी कुछ टेक्निकल एडवांटेजेस होते हैं, और ऑफ कोर्स उसमें आपको बहुत सारे वेज में कुछ लेवरेज मिल जाता है, तो ज्यादातर इस तरह से होता है। लेकिन ऑफ कोर्स आई थिंक it is very subjective to the nature of the company and the kind of business they are engaged in, and if they are doing so what they are looking at. These are 3-4 factors which matters. तो absolutes में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? मतलब हम absolutely नहीं कह सकते कि ये वजह होगी। Of course it can be varying circumstances depending on कि वो देख क्या रहे हैं, आगे foresee क्या कर रहे हैं। अब आप बोलें आपकी साइड से वो जिस तरह मोबाइल फोन पे कॉल आने वाली चीज होती है, ऐसा कुछ डिस्टॉर्शन वाली जी सर, पता नहीं क्यों आ रही है सर। एक तो ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है, कि ये जरूरी नहीं है कि ये मतलब नेगेटिव वे में ही इसको लिया जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर मतलब कंपनी जो है वो बैंकरप्सी की तरफ जा रही हो, तो मतलब एक एफर्ट के तौर पे कि हम उसको अवॉइड कर सकें, वो पहले अपनी मतलब शेयर कैपिटल रिड्यूस कर ले, मतलब इक्विटी जो है उसमें कमी ले आए। हाँ मैं समझ गया, लेकिन देखें बैंकरप्सी को अवॉइड करना भी मेरा ख्याल है, विंडो ड्रेसिंग एक टर्मिनोलॉजी है जो इस्तेमाल होती है अकाउंटिंग के अंदर, जिसका मतलब ये होता है कि आप अपने अकाउंट्स को इस तरह से पोर्ट्रे करते हो या इस तरह से मैनेज करते हो कि आप थोड़े से हेल्दी लगो, ठीक है? देखें बात सुने, अगर मेरा पर्सपेक्टिव ये है, आई एम अ कोर कॉर्पोरेट पर्सन, मैं कॉर्पोरेट में बड़े अच्छे से काम कर रहा हूँ। बैंकरप्सी अवॉइड करना बहुत अच्छी बात है एज लॉन्ग एज उसमें कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। और वैसे ही आप हालात इस तरह के हो गए अभी कोविड के बाद, आप देखें तो सही जरा बैंकरप्सी किधर किधर जाती है, ठीक है? तो हालात ऐसे हो गए हैं कि आप उसको अवॉइड करना चाह रहे हो, तो आई डोंट थिंक ये भी कोई नेगेटिव बात है। उसके लिए अगर आप
आपको अपने रिड्यूस शेयर कैपिटल को अगर आप उससे लिंक करने की बात कर रही हैं, तो दैट इज आल्सो नॉट समथिंग नेगेटिव. द कंपनी और द एंटिटी इज ट्राइंग टू सेव इटसेल्फ एंड इट इज एब्सोल्युटली फाइन. दे हैव एवरी राइट टू डू इट. यू वुड एग्री, राइट? आप मानेगी ना, उनके पास राइट है, मतलब कि वो ये क्यों ना करें. ठीक है, लेकिन फर्दर ओके, ऑलराइट, थैंक यू. जी जी, हाँ, बोले तसल्ली करें. मैं ये कह रही थी कि आगे फर्दर अगर मतलब जो नई इन्वेस्टमेंट है उसको तो हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते इस तरह से, या कर सकते हैं इन फ्यूचर? अभी अगर बैंक्रप्सी अवॉइड हो भी जाए फॉर द टाइम बीइंग, तो इन फ्यूचर ये थ्रेट नहीं होगी हमारे लिए? मैडम, अगर वो जो कंपनी के नाम के आगे एंड रिड्यूस्ड आता है ना, वो फॉरएवर नहीं रहेगा. ठीक है, ऑफ कोर्स इट इज टू डिस्क्लोज ऑल इन्फॉर्मेशन. पहली बात तो ये है. दूसरी बात ये कि पहली एक बात हमेशा याद रखें, सस्टेनेबिलिटी के बाद ग्रोथ पॉसिबल होती है. ऐसा नहीं होता कि आपके पास जो ऑलरेडी है वो आप सस्टेन नहीं कर पा रहे. ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि आपने एक घर बनाया है और आंधी से एक दीवार उसकी गिर रही है और आप ऊपर छतें डाल रहे हैं. मतलब दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज सस्टेनेबिलिटी. वंस यू सस्टेन देन यू स्टार्ट टू ग्रो. ठीक है, सो देखिए लाइफ में हाँ बिल्कुल, लाइफ में और कंपनीज में और इंसानों की जिंदगी के अंदर भी जो आपके सेटबैक्स होते हैं वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है. It is going to happen that eventually, you know, sometime you're not going to succeed. Sometimes things are not going in your favor, and it will happen. And same is the case for corporates and companies. So those setbacks are not necessarily bad for you. मैंने एक दफा एक वो मेंशन किया था, वो CSI वाले वो हबीब साहब, उनकी एक टॉक सुननी थी आपने, कैली पॉली के अंदर उन्होंने वो टॉक को उन्होंने दी हुई थी, बड़ी जबरदस्त थी. ठीक है, वो भी सुनने वाली थी. लेकिन एक चीज मैं और मेंशन करता हूँ, स्टीव जॉब्स की एक स्टैनफोर्ड की स्पीच है, आई थिंक 2004 की या 2003-4 की है. उसमें वो अपनी कहानी बताता है कैसे ही वाज kicked out of his own company and then he started Pixar, और उसके बाद वो दोबारा अपनी कंपनी के अंदर दोबारा वो पहुंचा. ठीक है, so this is all part and parcel. setbacks होते रहते हैं. this does not mean कि वो एक बुरी तरह से ही मतलब इम्पैक्ट करेगा. ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. नेक्स्ट स्लाइड कर दें फवाद सर. Should I start, sir? जी शुरू. Okay. Section 110. Power of unlimited company to provide for reserves share capital on re-registration. An unlimited company having a share capital may, but its resolution for registration as limited company in pursuance of ordinance increase the nominal amount of its share capital by increasing the nominal amount of each and its shares, but subject to the condition that no part of the amount by which its capital is so increased. जो अनलिमिटेड कंपनी की पावर है वो शेयर कैपिटल में या ऑन री रजिस्ट्रेशन में ये कि जो अनलिमिटेड कंपनी है वो अपना कैपिटल इंक्रीज कर सकती है और अपनी रजिस्ट्रेशन को जो कंपनीज ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक अपनी जो उस वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन है उसके मुताबिक अपने उसको इंक्रीज करेंगी, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो पार्ट ऑफ द अमाउंट, जो कि एक नॉमिनल अमाउंट है, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ बाय व्हिच its capital is so increased shall be capable of being called up except in the event of the purpose of the company. सर इसमें नॉमिनल अमाउंट के अंदर इंक्रीज होगा जो रिजर्व्स हैं और ये सारा प्रोसीजर जो है वो एक रेजोल्यूशन के थ्रू होगा. ओके, कैरी ऑन. ओके, someone go extension 11. Section 111. Limited companies may have directors of unlimited liabilities. Companies में director होते हैं limited liabilities और unlimited liabilities के साथ. In a limited company, the liability of a director or any of director may so provided by the memorandum, और जो उनकी liabilities हैं वो limited हो या unlimited वो memorandum में mention होती है. So in a limited company in which the liability of any director is unlimited, the directors of the company, if any, and the member who propose a person for election of appointment of office of the director, किसी भी जो डायरेक्टर है उसकी लिमिटेड लायबिलिटी को अनलिमिटेड करना हो तो उसके लिए भी रेजोल्यूशन पास होगी और उसको मेंशन किया जाएगा कि ये अनलिमिटेड लायबिलिटीज के साथ ये डायरेक्टर्स की जो लायबिलिटीज हैं वो अनलिमिटेड है. और कोई भी जो नया अपॉइंट किया जाएगा ऑफिसर जिसको डायरेक्टर बनाया जाएगा अगर, तो उसके लिए भी रेजोल्यूशन पास होगी और उसके अंदर वो सब कुछ डिस्कस होगा.
और ये इन रिटर्न आएगा कि जो अब जो जिस डायरेक्टर की लायबिलिटीज अनलिमिटेड कर दी गई हैं वो भी इन राइटिंग आ जाएगा। अच्छा ये बताएं, एक और मेरा सवाल है कि एक लिमिटेड कंपनी में एक डायरेक्टर की लायबिलिटी को अनलिमिटेड करने की क्या जरूरत पड़ सकती है? क्या दुश्मनी है उस बेचारे से कि उसको कहा जाए कि भाई तुम्हारी तो पर्सनल चीजें भी हमारा राइट है? एनीबडी वांट्स टू आंसर? हैंड रेज करें प्लीज। जी कुरुतुलैन। जी कुरुतुलैन। मुझे मिस कुरुतुलैन शायद नहीं सुन पा रही। फातिमा आप बताएं। जब देखें अगर कोई नया सीईओ हम ला रहे हैं या जो कोई एग्जिस्टिंग सीईओ है जिसको लेके कुछ रिजर्वेशंस हैं, तो तब हो सकता है कि कंपनी के ओवरऑल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए ऐसा किया जा सकता। हेलो, हम नया सीईओ। जी कुरुतुलैन जी बताएं। सर वो उस वक्त मैं बोल रही थी, सॉरी मेरा खाली माइक का प्रॉब्लम आ रहा था। सर यही प्रॉब्लम हो रही होगी कि अगर मींस कि अगर डेट्स नहीं पे कर सकती है कंपनी के पास, इतनी रिसोर्स नहीं है, एसेट्स नहीं है, तो फिर मे बी लास्ट सिचुएशन यही होती है कि डायरेक्टर्स के फाइनल एसेट्स को लेके अपनी कंपनी अपने डेट्स को क्रेडिटर्स को पे करे। मैं अपना सवाल दोबारा से बताता हूँ, फिर सुने गौर से। मैं पूछ रहा हूँ क्या जरूरत ऐसी पेश आ सकती है कि एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, ठीक है, लिमिटेड कंपनी है, उसके डायरेक्टर्स ऑलरेडी 5, 6, 8 लोग हैं, एक डायरेक्टर जाता है, एक और बंदे को आप अपॉइंट करते हैं और जिसको आप अपॉइंट करते हैं उसको कहते हैं भाई तुम्हारी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, बाकी सबकी लिमिटेड है। ऐसा क्यों हो सकता है? सेक्शन यही था ना? दैट्स माय क्वेश्चन। थोड़ा सा सोचें इस पे कुरुतुलैन। मैं आपके पास वापस आता हूँ, मैं आपका वापस आता हूँ। सोचें। पहले ज़रियाब ने अपना हैंड रेज किया हुआ था, पता नहीं उन्होंने रिमूव कर दिया। ज़रियाब, यू वांट टू से समथिंग? नो सर, सर वही बात हो गई, आपने दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर दिया, तो लेट मी थिंक। सोचे। जी तलहा भट्ट साहब। तलहा भट्ट साहब। अच्छा नहीं बोल रहे। फातिमा का हैंड अभी तक रेज्ड है। जी फातिमा। अब ये एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उसमें कंपनी के स्पॉन्सर्स भी तो होते हैं। एक तो वो होते हैं ना जिनको आप बाहर से ला रहे हैं, लेकिन जो कंपनी के स्पॉन्सर्स हैं ये मुझे लग रहा है वहां पे उनकी तरफ ये पॉइंटर है कि उनके लिए उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, क्योंकि दे ओन द कंपनी। डायरेक्टर्स तो एक तरह से वो काउंसलिंग और ये वाला रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे उनकी प्रॉफिट की बेयरिंग भी ज्यादा है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होगी। एक और चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, ठीक है, आपकी बात, थैंक यू फातिमा। इसमें एक चीज मैं और ऐड कर दूं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो डायरेक्टर्स नए आपके बोर्ड के ऊपर आते हैं और वो सब्सटेंशियल शेयर के भी ओनर होते हैं कंपनी के अंदर, तो उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट इट इज नॉट अनलिमिटेड फॉर एवर, इट इज लिमिटेड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अनलेस मतलब उस टाइम के अंदर जिसको आप एक तरह का क्या प्रोबेशन पीरियड कह सकते हैं, ठीक है, बिकॉज द company that I work for, when we were working for an IPO, this is exactly what happened. One person was interested to एक कंपनी के ही, हमारी जो कंपनी के सीईओ थे वो इंटरेस्टेड थे कि 10% स्टेक उनको मिले सिर्फ पाकिस्तान के बिजनेस में। इट्स अ मल्टीनेशनल बट ही वांटेड, क्योंकि पाकिस्तान आईपीओ के लिए जा रहा था तो उनको 10% स्टेक मिले, तो उन्होंने उन 10% के पैसे आईपीओ में जाने से पहले ओनर्स को, जो 100% के ओनर्स थे 50-50 के, उनको पे किए। वो 10% लेने के बाद when he got a seat on the board, already he was part of the board but he was CEO as well, so once he got the seat he was told that his liability for a period of 2 years is going to be unlimited because इसको ट्रस्ट इशू तो नहीं आप कह सकते, बट ये कह सकते हैं कि जस्ट बिकॉज इन केस यू आर नॉट एबल टू सस्टेन, तो ये एक क्लॉज उन्होंने अंदर डाला था, तो इट कैन बी फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन, ठीक है। जी फातिमा आपका हैंड फिर रेज्ड है, जी बताएं। हाँ जी, मेरा इस पे क्वेश्चन था कि मतलब जो रीजन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक था, इट इज वन ऑफ द रीजंस एज वेल और नॉट? आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो रीजन था वो जो स्पॉन्सर्स हो सकते हैं वो हो सकता है, लेकिन देखें एक बात अंडरस्टैंड करें, मैंने दोबारा से जैसे कहा है कि नए बायर्स
जो होते हैं ना उनको ही रखा जा सकता है। पुराने बायर्स तो ऑलरेडी, जो पुराने लोग हैं जिन्होंने कंपनी फॉर्म की है, वो तो ऑलरेडी उसका पार्ट है, ठीक है। लेकिन अगर कोई नया सब्सटेंशियल बायर है वो आता है एंड यू वांट टू मेक श्योर के आप उस ट्रस्ट डेफिसिट को केटर कर सकें, एंड यू आल्सो वांट टू मेक श्योर एट द सेम टाइम दैट you secure the company for a certain period of time at least, unless things are in order, so you can nominate one director or you can jointly agree that this particular director is going to have an unlimited liability. अच्छा, तो प्रोबेशनरी पीरियड के अलावा ये भी तो हो सकता है ना कि एक तरह से उसका टाइड अप गोल है ये, कि लॉफ्टी गोल्स में से हो गया कि अगर ये करेगा तो ठीक है, वरना एक सिक्योरिटी हम हमारे लिए रख रहे हैं। और लेकिन नहीं, जब यूजुअली ऐसा, अगर आपका सवाल ये है कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है यूजुअली। प्रोबेशन के बाद वो फिर अलाउ कर देते हैं। ऑफ कोर्स लिमिटेड लायबिलिटी सिक्योर्स एवरीबॉडी, और ये सबकी फेवर में होता है कि लायबिलिटी लिमिटेड ही हो। अच्छा, लेकिन जो कंपनी के डायरेक्टर्स के अलावा स्पॉन्सर्स हैं, उनकी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड ही होगी ना? डिपेंड करता है जी स्पॉन्सर्स की डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एज वेल, बट दे आर द स्पॉन्सर्स टू। देखें, इवन इफ यू आर अ स्पॉन्सर ऑफ द कंपनी, the business entity concept still holds true, ठीक है। हाँ, अगर कोई डायरेक्टर भी है, हाँ, बस ठीक है, तो इसका मतलब है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कि उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। ओके, थैंक यू, वेलकम फातिमा, नो प्रॉब्लम जी। कंटिन्यू करें मैडम, मिस हिबा। ओके, फवाद साहब नेक्स्ट लाइन। Special resolution of limited company making liability of directors unlimited. सर इसमें सब ये डिस्कस किया गया है कि एक रेजोल्यूशन पास होगी, उसके अंदर डायरेक्टर्स की जो लायबिलिटी है उसको अनलिमिटेड किया जाएगा, और कोई किसी भी डायरेक्टर की जो लायबिलिटी वो अनलिमिटेड उस डायरेक्टर की कंसेंट के बगैर नहीं पॉसिबल। Provided that an alteration of memorandum making the liability of any of the directors unlimited shall not apply without his consent to a director who was holding the office from before the date of alteration until the expiry of the term for which he was holding office। तो वो किसी भी डायरेक्टर की consent के बगैर रेजोल्यूशन के अंदर उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड नहीं हो सकती। ठीक हो गया। अब आप लोग, अब सॉरी हिबा, माय अपॉलॉजीज, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। पॉइंट ये है कि अभी पहले जो हम चीज डिस्कस कर रहे थे वो it is once again emphasized कि it is not possible unless the director himself agrees to an unlimited liability. It is not possible, ठीक है। So that agreement only is conditional, of course. Why would somebody agree? There are stakes involved. So unless you answer all his concerns या her concerns, जो भी director साहिब या साहिबा हैं, ठीक है, और जो भी purpose है उनका बोर्ड पे आने का या इस अनलिमिटेड लायबिलिटी का, और जो भी उसमें आपके दरमियान जो भी मामला तय पा जाएं, unless the company as an entity and that director is on the same page, unlimited liability cannot be enforced, ठीक है। कैरी ऑन करें जी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। फातिमा, आप थोड़ा सा वेट करें, आई विल कम बैक टू यू, प्लीज थोड़ा सा वेट करें। Section number 113, right of debenture holders and shareholders to have copies of trustee. A copy of any trustee for securing any issue of debentures shall be forwarded to every holder of any such debenture or holder of a share in the company at his request on payment of such fee as the company may fix or exceeding the amount prescribed. So crux of this section ये कि shareholder और debenture holder के पास जो trust की deed है उसकी कॉपी होनी चाहिए, और अगर वो इसकी रिक्वेस्ट करेंगे खुद कि हमें कॉपी चाहिए, और अगर उनको कॉपी प्रोवाइड नहीं होती तो उसके लिए 500 रुपीज फाइन है, और अगर जो हर दिन गुजरने के बाद उस फाइन के अंदर 50 रुपीज ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, सेक्शन 114। आपकी आवाज जी कैरी ऑन करें, आपकी आवाज पहले डिस्टॉर्ट हुई थी, बट कैरी ऑन करें, नो प्रॉब्लम, ठीक है, चलें। Debentures not to carry voting rights except as otherwise provided in this ordinance. No company shall, after the commencement of the ordinance, issue any debenture carrying voting rights at any meeting of the company, provided that the debentures convertible into ordinary shares may, at the option of the company, carry voting rights. Provided further that such voting rights shall not be excess for the voting rights attaching to ordinary shares of the equal paid up value. सर इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें कि
जिनके पास डिबेंचर्स हैं उनके पास वोटिंग राइट्स वो नहीं कैरी कर सकते, और अगर उनको वोटिंग राइट्स चाहिए तो वो अपने provided that the debentures convertible into ordinary shares वो उसमें convert होंगे, so they have the option of voting rights. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बात भी यही है. इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. वोटिंग राइट्स हमेशा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं. दैट्स इट. ओके, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड. सर मुझे क्वेश्चन पूछना था, मैंने हैंड रेज किया हुआ था, पूछ लूं? हेलो जी मैडम, पूछें. सर मैंने ये पूछना था कि जो डिबेंचर्स को हम कन्वर्ट करते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स पे, तो ये मेजॉरिटी फेसेस पे मैंने पढ़ा है कि ये प्रीमियम पे ही कन्वर्ट होते हैं या एट पार वगैरह पे भी हो जाते हैं? जिस पे कंपनी एग्री कर जाए जी. इट इज नॉट नेसेसरी. जिस पे कंपनी एग्री कर जाए आपके साथ, डिपेंड करता है कितने शेयर हैं, आपको कंपनी लीवे देना चाहती है नहीं, कंपनी को क्या जरूरत है, आप कितने इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, डिबेंचर है किसके पास, तो मतलब ये इस पे डिपेंड करता है. ठीक है. अब आपने पूछा जी, फातिमा ने भी अपना हैंड रेज किया था. जी फातिमा, आई एम सॉरी, वो जो पहले डिस्कशन के बाद मैं उसको लोअर करना ही भूल गई. सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन. सर मीटिंग इज कोई फिनिश्ड. मसला नहीं. चलें जी, दोबारा ज्वाइन करते हैं 5 मिनट्स में. ओके, ठीक है.